मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे और मेरी काबीना और पंजाब असम्बली को ये सादत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज सारा दिन पंजाब में सियासी रशाकसी जारी रही और रात गए गवर्नर ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करके काबीना तहलील कर दी। सुबह ये मामला फिर अदालत पहुंचा और अदालत ने असम्बली ना तोड़ने का बयान हल्फी लेकर परवेज इलाही साहब को वजीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया। इस दौरान पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा खेज इजलास भी होता रहा और इसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही है। दोनों जानिब से सियासतदान हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी की। पंजाब में इस वक्त जो सियासी कशमकश है, इसका बहाना बनाकर आज केपी की असम्बली को भी तहलील नहीं किया गया। अब इस सियासी कशमकश का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम इस पर भी बात करेंगे, आज जो इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकुश हमला किया गया, क्या एक बार फिर से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर, और मुझे स्टूडियोज़ में आज स्पेशल ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम महबूब साहब भी, और हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज़ शौकत बसरा साहब मैं आपसे करूंगी, कहिएगा एक्सपेक्टेशंस थी कि 23 दिसंबर को असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर इस एजेंडा को जो है वो आगे लेकर चल रहे थे। सबसे पहला सवाल जो आज उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इस एक हफ्ते का वक्त लिया क्यों था, क्यों उस वक्त असम्बलीज डिसॉल्व नहीं की थी। अब चूंकि ये मामला पॉसिबल होता दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे 11 जनवरी तक ये असम्बलीज डिसॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जब हमने ऐलान किया कि हम फलान डेट को असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, तो सबसे पहले इसको वेलकम किया 13 पार्टियों ने, जो इस वक्त एक रजीम चेंज के बाद एक साजिश के जरिए, मुदाखलत के जरिए वो पाकिस्तान पर सवार हुई और पाकिस्तान इस वक्त टाइटैनिक जो डूब रहा है, अल्लाह ना करे ये डूबे, एक एटमी मुल्क है। इन्होंने कहा ये तो बेहतरीन हल है कि दोनों असेंबलियां तोड़ दें, हम लोग इलेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, जैसे हमने ऐलान असेंबली तोड़ने के लिए एडवाइस वहां दे दी, जैसे टाइम नजदीक आता गया, आपने देखा इन लोगों ने सबसे पहले तो गवर्नर साहब ने लेटर लिख दिया कि आप इजमात का वोट लें। उसके बाद इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवा दिया, और रात को फिर इन लोगों ने बिल्कुल शब खून मारा, रात के अंधेरे में वो बिल्कुल ऐसे जैसे कू कर दिया है। इतना तो बदतरीन आमरीत में भी नहीं हुआ कि एक आइन के होते हुए एक जमहूरिया अपने आप को हुकूमतें कहने वाली इतना बड़ा आइन के साथ खलवाड़ करें। एक गवर्नर जो है वो जब एक वजीर आला को मुंतखब नहीं कर सकता, तो वजीर आला को किस तरह डी नोटिफाई कर सकता है? ये कौन सा कानून है, कौन से आइन में लिखा है? एनीवे, वो आज मैं समझता हूँ कि अदालतों में जब गया, अदालतों ने फैसला दिया, आपके सामने आ गया। जहां तक आपने बात कही कि आपने पहले असेंबलियां डिसॉल्व क्यों नहीं कर दी, देखिए बात बड़ी, हम लोग काफ लीग के साथ इत्तेहादी हैं। काफ लीग इस वक्त हम उनके साथ हर काम मुशावरत से कर रहे हैं। खान साहब तो डे 1 से तोड़ना चाहते थे। जिस दिन पिंडी में हम लोगों ने जलसा किया था, उस दिन जब खान साहब ने ऐलान किया तो खान साहब ने उस दिन कह दिया था हम असेंबलियों में से बाहर जा रहे हैं। लेकिन चॉइस साहब की ख्वाहिश थी कि इसको जुमे तक एक्सटेंड किया जाए। मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। अच्छा, ये परवेज इलाही साहब की डिमांड थी। लेकिन आप सबसे बड़ी बात आप ये भैया देखें, क्या पाकिस्तान की बनाना रिपब्लिक है? आप लोग इस तरफ कहते हैं कि आए जी हम इलेक्शन लड़ेंगे, खौफ किस बात का है? 7 महीने हो गए, आप इमरान खान को नीचा नहीं दिखा रहे, आप इमरान खान के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे। आपने हर तरह की साजिश करके देख ली, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया। एंड ऑफ द डे जब कुछ नहीं हुआ, आपने मारने की कोशिश की। बचाने वाली जात हमेशा तकड़ी होती है, और जो रात कब्र में होती है वो बाहर हो नहीं सकती। बतौर मुसलमान हमारा ईमान है। आप ये वही जमातें जो कहती थी इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, ये निजाम रिग्ड है, सिलेक्टेड लेके आया है, सब कौन मारा गया। तो बात ये है कि आज पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। ये जिद और अना ने पहले भी पाकिस्तान के साथ क्या किया था
जब आप किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, ठीक। जब आप मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं करते, तो एंड रिजल्ट हालात अच्छे। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात एक सुन लें, उसके बाद मेरे जितने दोस्तों को दे दीजिएगा। देखिए, इस वक्त सियासत का मसला नहीं है। इस वक्त वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला कौन होगा, कौन सी पार्टी का में इशू ये नहीं है। इशू इस वक्त ये है कि हम लोग 18 बिलियन डॉलर के करीब कर्ज छोड़ के गए थे। आज आपके पास टोटल 6 बिलियन रह गए हैं। 3 बिलियन आज सऊदी अरेबिया निकाल ले तो एक एटमी मुल्क कहाँ खड़ा होगा? नंबर 1। नंबर 2, 7 महीने पहले जो पेट्रोल, डीजल, बिजली और खाने पीने की चीजें थी, आज वो महंगाई, इन्फ्लेशन जो है 25-28% के करीब जा चुकी है। खुदारा पाकिस्तान से तरफ सर, इकोनॉमिक सिचुएशन की तो बात इस वक्त सभी कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में काफी खराब है, इसलिए तो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व करनी थी तो उसी वक्त कर दी जाती। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा असेंबली डिसॉल्व की तरफ जाएगी? 100% जाएंगे हम तो बिल्कुल। आज क्योंकि जब फुल बेंच ने सवाल किया हमारे वकील साहब से कि जाएं आप कॉन्सेंट लेकर आए कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अब हम जाहिर कोर्ट में केस है, आप जब तक और वो अदर जाहिर अगर हम कहते तब तोड़ रहे हैं तो जजमेंट हमारे खिलाफ आ जाती। यानी कि उनका कहने का कोर्ट का मकसद ही ये था कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। इस बुनियाद पर हम लोग इनका नोटिफिकेशन जो है वो डी नोटिफाई करते हैं। लेकिन बसरा साहब और बिल्कुल हमारी मुशावरत अभी भी यही है कि जैसे ही ये हेयरिंग खत्म होगी हर सूरत में हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। बसरा साहब मुझे ये बताइएगा कि आज मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद थी वो वापस ली। मुझे यूँ लग रहा है या ये तासुर आवाम में पाया जाता है कि शायद परवेज इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये बात दुरुस्त है? ये तासुर कहीं ना कहीं दुरुस्त है? बताता हूँ आपको, मैं एक सियासी कारकुन के साथ कानून का अदना तालिब इल्म भी हूँ। जब परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया था तो इत्माद का तो उसमें अब एलिमेंट ही खत्म हो गया था कि वो इत्माद का वोट क्यों लेते जब वो डी नोटिफाई हो गए और उसको बाकायदा एंडोर्स कर दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने, इसलिए इन्होंने विड्रॉ की है। अब जहां तक स्पीकर साहब का और डेप्टी स्पीकर साहब का इश्यू था, उनको तो डी नोटिफाई नहीं किया गया था। उनके खिलाफ तो तहरीक अदम-ए-एतमाद वैसे ही वहां पे मौजूद है। सो अभी पोजीशन डिफरेंट है। इसलिए परवेज इलाही साहब के मुतालिक बहुत सारी बातें की गई, मोहन इलाही साहब के मुतालिक, क्यों लीग के मुतालिक, जैसे अभी आप भी कह रहे हैं कि शायद वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए क्या कुछ नहीं कहा गया कि चलो सब चले जाएंगे, ये छोड़ देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हैट्स ऑफ, उन्होंने अपनी लॉयल्टी, अपनी कमिटमेंट सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ निभा रहे हैं। वो इसलिए देखें, आज वो 10 सीटों पे अगर वजीर आला है तो अल्लाह के बाद तहरीक इंसाफ की वजह से है और इमरान खान की वजह से है। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। अभी जो साजिशें हो रही हैं, अभी भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये जो बातें की जा रही थी कि परवेज इलाही साहब नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली में सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस मामले पर कोई पेशरफ्त हुई है? यही वजह है कि जो लॉयल्टी है जो वो साथ साथ शो कर रहे हैं? मैं आपको बात करूं, इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने कि हम फलां डेट दी थी फ्राइडे की, उस दिन उन्होंने काफी सख्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिगार्डिंग इवन बाजवा साहब। शाम को चोरी परवेज इलाही साहब ने खान साहब के बिल्कुल उल्ट अपना मौकफ अपनाया। उसकी वजह मैं फिर आपको बताऊं, देखिए तहरीक इंसाफ एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, क्यों लीग इंडिपेंडेंट पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी वर्किंग रही है बाजवा साहब के साथ। खान साहब की अपनी वर्किंग रही है बाजवा साहब के साथ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात की। लेकिन इतने मेजर डिफरेंस के साथ शौकत बसरा साहब, इतने मेजर डिफरेंस के साथ, इतने डिफरेंट पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आप समझ सकते हैं कि इत्तेहाद कायम रहेगा? लेकिन मैं आपको पहले अर्ज करूं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। सियासत खास तौर पर वैसे ही तो लफ्ज जो नामुमकिन है वो तो पागलों की डिक्शनरी में होते हैं, अकलमंदों की डिक्शनरी में तो होता नहीं। खास तौर पर पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है। एक बात आप ध्यान में रखें, हमारी उनके साथ अगर एडजस्टमेंट की बात चल रही है, हमारे 2 राउंड हो चुके हैं, काफी चीजें बल्कि फाइनलाइज हो चुकी है। मैं सारी अब डिटेल नहीं शेयर करना चाहता। अच्छा, सारी सीटों के मुतालिक डिस्कशन हो चुकी है, क्योंकि अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही होगी आपके सामने सारी चीजें
आपके सामने आ जाएंगे। कुछ बसरा साहब, फिर कुछ मैं दो आपको और कुछ दो पर मामला आगे बढ़ रहा है। अभी भी मैं आपको एक बात कह दूं, जी पंजाबी जी कहने ने डुल्ले पेरा का कुछ नहीं बिगड़या। जी खुदारा पाकिस्तान के साथियत जिस वक्त पाकिस्तान जिस हाल से गुजर रहा है, जिस हाल से अवाम गुजर रही है, पाकिस्तान पर अवाम पर तरस खाएं और ऐसा फैसला करें कंसेंसस के साथ बैठकर जिससे पाकिस्तान इस बहरान से निकल सके। कुछ लो और कुछ दो पर मामला आगे बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल मुल्क की माशी सूरत के बारे में भी हमें सबको सोचना चाहिए। नईम साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करूंगा। आप फरमाइएगा कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ की इस जो मूव है, इससे फ़ायदा तो पीडीएम को हो रहा है, मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील ना हों और उन्हें वक्त मिले, और वो तो इसमें कामयाब हो रहे हैं। देखिए अनवर, इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि लगता ये कि पीडीएम जो है, जितनी भी इसमें जमातें सियासी शामिल हैं, विन विन पोजीशन तो इस वक्त उन्हीं की नज़र आ रही, क्योंकि आज खान साहब ने 23 दिसंबर के रोज़ असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा था, और बज़ाहिर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज के अदालती फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा, और वो अपना फ़ैसले पे अमल दरामद या जो उनका ऐलान था या जो उनके इरादे थे वो वहीं के वहीं रह गए, और इसका बज़ाहिर जो है वो फ़ायदा जो है वो पीडीएम को पहुँचा है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, शौकत बसरा साहब जो फरमा रहे थे कि मुल्क इस वक्त माशी तो और इक़्तिसादी तौर पे बहरान का शिकार है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बात इन्हें पिछले 3-4 माह में भी सोचनी चाहिए थी, जब मुल्क में सियासी इंतशार को हवा देने के लिए पीटीआई ने जो जिस तरह की मूव चलाई, जिस तरह का लॉन्ग मार्च किया, जिस तरह का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के लिए ऐलानात होते रहे, हलफ लिए जाते रहे, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक ज़िम्मेदार है। आज जो मुल्क के हालात हैं उसमें उनका भी शेयर है, ठीक है। और जब आपको पता है कि एक बार इंजन किसी गाड़ी का सील हो जाए तो उसको बनाने के लिए, उसको मेजर सर्जरी करने के लिए वक्त चाहिए। जिस तरह कि ये खुद फरमाते थे कि 70 साल का कंध हम 5 साल में या 10 साल में दुरुस्त नहीं कर सकते। ये खान साहब के बहुत से बयानात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के भी जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनके भी यही बयानात हैं कि हम 5 या 7 साल या 10 साल में या 4 साल में इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर वो गन 70 साल का है तो उसको चंद सालों में ख़त्म करते हुए वक्त लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो पंजाब के अंदर सियासी खेल खेला जा रहा है, जो वो किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं है, चाहे कोई भी उसमें फ़रीक है, चाहे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या दीगर जमातें काफ लीग है, इनको चाहिए कि वो मिल बैठ कर बिल्कुल बैठने की बात तो बसरा साहब ने भी की। बसरा साहब, ये फरमाइएगा, अब मामला अदालत में पहुँच चुका है, आप समझते हैं कि मार्च तक मामला लटक सकता है? और जो असम्बलियों की तहलील है वो परवेज़ इलाही साहब भी कहते थे कि मार्च तक मुमकिन नहीं, और पीडीएम को भी शायद यही सूट करता है कि मामला आगे लिंगर ऑन हो। कैसे इसको हल करेंगे, इस बहरान को? बसरा साहब, डायलॉग खान साहब के साथ जो सब मुत्फिक हुए जी, उनको बाकायदा कन्विंस किया गया कि हमें इस वक्त इसको असम्बली को डिसॉल्व करना है, तो उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने बाकायदा समरी साइन करके खान साहब को दे दी। देखिए, फिर आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और काफ लीग इस बात पे मुसर थी, इसरार कर रही थी कि हमें ये मामला मार्च तक ले जाना चाहिए। उसकी वो बहुत सारी रीजंस पेश कर रहे थे, और जो मैं समझता हूँ काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस थी। लेकिन इसके बावजूद जब खान साहब ने और आपस में लीडर्स ने डिस्कशन की कि हर आने वाला दिन, हर आने वाला घंटा, हर आने वाला लम्हा पाकिस्तान पर भारी गुजर रहा है। हमारा इशू में फिर कह रहा हूँ कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आपके साथ कोई मुल्क डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपके साथ कोई आपको पेमेंट शेड्यूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए, आवाम की जब तक आपके साथ वो ताकत नहीं होगी जिसकी वजह से हुकूमतें पॉपुलर होती है और हुकूमतें जाती हैं, इस वक्त आवाम बिल्कुल एक अलग थलग होकर बैठी हुई है, हुकूमत अलग बैठी हुई है। तो इन हालात में इलेक्शन ही एक वक्त की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि जिद और हट दर्मी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। तो अभी भी सबको इसके को हम आज अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आज ये हमारे साथ बैठे, हमें इलेक्शन की डेट दें, हम नेशनल असेंबली में जाने को तैयार हैं। बाकायदा देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है हम कह रहे हैं कि इलेक्शन मार्च में हो जाए, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अगस्त में हो जाए। इशू तो 3 महीनों का है ना, इसमें क्या होगा?
जब डायलॉग होता है तो डायलॉग के अंदर चीजें गिव एंड टेक होता है। आप एग्जैक्टली, पर कंडीशनल डायलॉग की बात नहीं की जाती है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर डायलॉग करने हैं तो वो उनकी एक शर्त होगी, शर्त के बिना पर डायलॉग नहीं होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ वीकेंड साहब के रहनुमा शौकत बसरा साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जिस तरह से परवेज इलाही साहब का बिल्कुल टोटल डिफरेंट नैरेटिव है, खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब ने परवेज इलाही और महमूद खान साहब के साथ, जिसमें कहा गया था कि असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व की जाएंगी। उसी से नेक्स्ट है जो परवेज इलाही साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बात की। ये दो मुख्तलिफ नैरेटिव हैं और इन दोनों नैरेटिव के साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफिले इकट्ठे चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, आगे और बहुत सारे मामलात होंगे, इलेक्शन का, सीट एडजस्टमेंट का, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जोड़ते हैं। ब्रेक के बाद से बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का जो तमाम ये जो मामला अदालत पहुंचा और उसके बाद जब बयान हल्फी लिया गया परवेज इलाही साहब से कि उनको वजारत आला पर बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन वो असम्बली जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। इसके ऊपर कानूनी राय ले लेते हैं। हमारे साथ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले नईम साहब आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है आप क्या समझते हैं, दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सूट करेगा असम्बली डिसॉल्व की तरफ जाना? क्योंकि इस वक्त जो ओवरऑल, जैसे भी ब्रेक में जाने से पहले अनवर रज़ा बात कर रहे थे कि ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि परवेज इलाही साहब विकेट की दोनों साइड्स पर खेल रहे हैं। वो इमरान खान साहब को भी ना नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उस वक्त मोनिस इलाही साहब के करीब हैं काफ़ी इस वक्त इमरान खान साहब, तो मोनिस इलाही साहब कुछ और कह रहे हैं और असल जो पार्टी के उनके सदर हैं वो चौधरी शुजात साहब वो कुछ और कह रहे हैं। तो इस वक्त आप नहीं समझते कि परवेज इलाही साहब वहां से उनको हाँ भी कर रहे हैं, यहाँ से इस वक्त जो आज उन्होंने बयान हल्फी दी है तो ये सिचुएशन कहीं और लीड करती हुई दिखाई दे रही है? हमारी बिल्कुल ऐसी सूरत ज़ाहिर तो ऐसी, आप देख लें उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, या इमरान खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनका मौक़िफ़ सामने आया था, तो उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करना चाहते। और इस सिलसिले में उन्होंने शायद खान साहब को काफ़ी समझाने की भी कोशिश की और अभी शौकत बसरा साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि मार्च तक अगर वो इलेक्शन का कोई ऐलान कर दे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन वो शराइत रख रहे हैं। तो इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि 11 तक जो नोटिस दिया है अदालत आलिया ने, उसके बाद क्या सूरत बनती है वो तो आइनी तौर पे आइनी माहिरीन ही बता सकते हैं। लेकिन बाज़ार ये लग रहा है कि PTI की हुकूमत जो हैं अपना कायदीन वो इस वक्त नाला हैं, आज असम्बलियाँ तहलील ना कर सकने। साहब ने तो ये कहा कि जो भी अदालत तरफ से आज बयान आया है वो उसके जो हुक्म आया उसकी तरफ से वो सेटिस्फाइड है। राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर मैं आप थोड़ा सा जो कानूनी राय है वो लेना चाहूँगी। आज जो हुआ इसके ऊपर व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन खासकर चल रही है और आज जिस तरह से परवेज इलाही साहब को दोबारा बहाल कर दिया गया है वजीर आला के ओहदे के ऊपर, अब आप क्या समझते हैं ये पॉसिबल होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए दोबारा असेंबली डिसॉल्व के प्रोसेस की तरफ जाना? प्लस इसमें एक और चीज कि अब क्या परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार होंगे, नहीं होंगे? ये सिचुएशन कहां पर जा रही है? देखिए ये सिचुएशन उसी तरफ जा रही है जिस तरफ PDM शायद लेके जाना चाह रही थी कि इलेक्शंस जो से हैं वो डिले हों, और जो ये जो बात कर रहे थे असेंबलियां टूटने की, इमरान खान साहब उसको वो नहीं चाह रहे थे कि वो फिलहाल फौरी तौर पे टूटें, और चौधरी साहब भी किसी तरीके से चाह रहे थे कि जी मेरी तो ख्वाहिश थी कि असेंबलियां मार्च तक या फरवरी तक चलें। तो अब जो है इमरान खान साहब तो असेंबलियां या जो उनके वजीर आला हैं चौधरी साहब वो तो डिसॉल्व नहीं कर सकते। अदालती हुक्म के मुताबिक उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है कि जब तक ये अदालत में है अगली डेट जाके पड़ेगी 11 जनवरी की। 11 जनवरी के बाद पता नहीं कब लगेगा, तो अभी भी 11 की डेट नहीं पड़ी। उन्होंने कहा आफ्टर विंटर वेकेशंस जो कि 11 को ख़त्म हो रही हैं, फिर लगेगा, फिर तारीख होगी। तो लग ऐसे ही रहा है और कोई ऐसी डायरेक्शंस भी नहीं है कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। जो गवर्नर साहब ने कहा था उसमें या तो कल स्पीकर साहब ऐलान कर दें कि जी गवर्नर ने चूंकि कहा था हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए तैयार हैं, और 186 बंदा लेके आ जाते हैं। अब 186 बंदा लाने में भी इश्यूज हैं कि अगर 186 से एक भी कम हुआ तो इनको फिर प्रॉब्लम होगी कि
इनकी वजह लेकिन वजीर हमारे आला पास से साहब चली जाएगी। अदालत ने तो परवेज इलाही साहब पर छोड़ दिया है कि अगर आप एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो लें, अदालत इस पर कोई डायरेक्शन नहीं देती। एक बात, दूसरा ये फरमाइएगा कि 11 जनवरी को जो डेट दी गई है उसमें तमाम जो फ्री कैंड को नोटिस दिए गए हैं, क्या वो अपना जवाब दाखिल करवाएंगे रिटर्न, या वहाँ पर बहस होगी? अगला फर्दर प्रोसीजर क्या होगा कानूनी से, ये ज़रा फरमाइएगा। रोज अदालतों में ये देखते हैं कि प्रोसीजर्स जहाँ पे चलने होते हैं, फिर अदालत ये नहीं देखती कि जी छुट्टियां आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो डे टू डे चलाती हैं केसेस को। अब इसमें अगला प्रोसीजर आपको यही नजर आएगा जनवरी में कि जी ठीक है, हम वकील ला रहे हैं, हम जवाब देंगे, हमें अभी पता चला है, और फिर एक तारीख और हो जाएगी जनवरी, और फिर फर्दर डिले, क्योंकि इलेक्शंस इसमें बड़ा रिस्की काम है कि अगर 186 से एक भी बंदा कम होता है तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो उनसे हैं वो फारिग होते हैं, और गवर्नर फ्रेश सीएम के लिए इलेक्शंस कॉल करेंगे। और मेरे ख्याल में हमजा शरीफ ऑलरेडी आ चुके हैं या रास्ते में हैं या आने वाले हैं, और वो फिर सिंपल मेजोरिटी से भी ये जीत सकते हैं सेकंड राउंड में। तो आई थिंक कि फिलहाल ऐसी ही चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है पॉलिटिकली, और कोर्ट ने इसमें कोई फैसला नहीं देना। अल्टीमेटली कोर्ट ये कहेगी हाँ जी, वो जो फैसला था मंजूर भट्टो साहब का 95-96 का 5 मेंबर बेंच का, जिसमें यही कहा गया था कि इस तरीके से डी नोटिफाई आप नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अब चूंकि इतना टाइम आ गया है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लीजिए, और मैं समझता हूं कि उसमें जो पटिशनर हैं चौधरी परवेज इलाही, अब उनकी कोशिश भी यही होगी कि इस केस को जितना डिले किया जाए और जितना इसको तूल दिया जाए, और ताकि वो वजीर आला रह सकें। आमिर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि पसे पर्दा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये मामला लिंगर ऑन करता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पसे पर्दा दो ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है पीटीआई का, इमरान खान साहब का, जो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, बल्कि वो फजलुर रहमान साहब तो यहाँ तक चले गए हैं कि जी मुमकिन तौर पे हम 1 साल की मजीद एक्सटेंशन भी ली जाए, कोई इमरजेंसी वगैरह लगा के। तो अब इस सिलसिले में परवेज इलाही साहब का यही कहना था कि हम वो जो ठीक है पीटीआई के चूंकि फोर्स पे वो आए हुए हैं, आज पीटीआई विड्रॉ कर ले तो परवेज इलाही साहब तो वजीर आला नहीं रह सकते। अगर कल को वो रेजिग्नेशन दे देती है पीटीआई के मेंबर्स के, जी हम इस असेंबली से, ये एक कार्ड है अभी इमरान खान साहब के पास कि वो उनके मेंबर्स अगर पीटीआई के रिजाइन दे देते हैं तो फिर परवेज इलाही साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब देखना यह है कि पीटीआई क्या फैसला करती है कि वो इसी को कंटिन्यू रखना चाहती है 1-2 महीना और पंजाब असेंबली को, या वो वहां से रिजाइन दे के बाहर आते हैं और इस चीज को फेस करते हैं। दिस इज ऑल, अब उनका डिसीजन क्या होगा। सर, एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है, उसमें मैं चाहूंगी कि आप अपना कमेंट दे दें। एक तरफ जहां पर सीएम पंजाब साहब ने अभी इस चीज की यकीन दहानी करवा दी है बयान हल्फी के थ्रू कि वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि वो इत्तेमाद का वोट भी लें। तो अब अगर सीएम साहब चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त वो कह रही है कि वो असेंबली डिसॉल्व की तरफ दोबारा जाएंगे, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ मिलकर दोबारा असेंबली डिसॉल्व के प्रोसेस की तरफ जा सकती है? ये अभी बड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है कि सीएम अगर लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर तो वो 110% श्योर हैं कि 186 वो अपनी मेंबर्स को ले आएंगे, तब तो वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके असेंबली तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनका एक भी मेंबर कम हो जाता है, जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं, या कोई बैरून मुल्क हैं उनके मेंबर्स, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो खुद वजीर आला नहीं रहेंगे, असेंबली नहीं तोड़ सकेंगे, और पीडीएम का वजीर आला आ जाएगा, तो ये बड़ा रिस्क होगा। तो अब ये चीज है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि परवेज इलाही साहब कभी भी अब असेंबली तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। हाँ, अब ये है कि खान साहब सिर्फ देखते हैं कि क्या डिसीजन करते हैं कि वो बाहर आते हैं या नहीं असेंबलियों से। लेकिन अगर खान साहब ने बाहर ही आना होता तो आज केपीके की असेंबली जो तहलील करनी थी उसको भी मशरूत कर दिया पंजाब के सियासी हालात से। तो खान साहब को भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल कार्ड्स थे वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब ने खुद को बंद गली में लेके ला के खड़ा कर दिया है?
देखिए, खान साहब ने इसमें यहां तक मैं समझता हूं कि अगर ये जो असेंबली रेजोल्यूशंस की वो बात करते हैं, तो जब वो इस्लामाबाद आए थे, जब उन्होंने ऐलान किया था, आई थिंक उस वक्त उनको अपने दोनों वज़राए आला को, एक तो खैर उनको इशू नहीं है कोई केपी का, लेकिन ये पंजाब के वजीर आला को कॉन्फिडेंस में लेके अगर उसी दिन ऐलान हो जाता तो फिर असेंबली डिसॉल्व हो सकती थी। बल्कि अभी भी एक हफ्ते का जो टाइम दिया उन्होंने, 23 की डेट दी, उसी दिन जिस दिन दोनों वज़राए आला को साथ बिठाया हुआ था, उस दिन भी अगर वो ऐलान कर देते तो उनको ये, उनकी टीम को ये समझ आनी चाहिए थी कि इसके बाद ये जो 6 या 7 दिन है इसमें यही कुछ होना है, और वही कुछ हुआ, और अब वो असेंबलीज आगे चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद। नईम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर सिचुएशन इतनी टफ है तो परवेज इलाही साहब सिंपली इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकते कि अगर वो समझते हैं कि अरकान की तादाद पूरी है तो इत्तेमाद का वोट लेके सिचुएशन को क्लियर कट कर दें? ये बड़ा मुश्किल काम इस वक्त उनके लिए मेरा ख्याल है लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें उन्हें कोई खुद एतमादी होती या उन्हें ये पता था कि उनका स्कोर पूरा है तो वो ले लेते, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालत ने भी उनको पाबंद नहीं किया कि वो एतमाद का वोट लें। 11 तारीख को उन्होंने नोटिस डाला है, और जिस तरह के भी इन्होंने बताया आमिर अब्बास साहब ने भी कि 11 को बेसिकली हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो उन छुट्टियां खत्म होने के बाद भी हम अदालतों में देखते हैं कि तारीख पे तारीख तो मैं भी ये डेलिंग टैक्टिस हो सकती है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब भी इसी बात पे खुश हैं कि ये असम्बलियाँ चलती रहें और उनका दौर इक़्तिदार जितना तवील हो सकता है वो जो है वो चलता रहे। तो लिहाजा ये 186 वाला स्कोर वाला जो मामला है, इसमें अहम जो मामला है वो यही है कि अगर खुदा न खास्ता या पीटीआई ये फैसला कर लेती है कि हमने पंजाब हुकूमत से रिज़ाइन करना है, उनके अपने अरकान अगर निकल आते हैं, तो वो सिचुएशन एक होगी जिसमें फिर बाद उस पर इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है, इलेक्शन कराता है या आगे फिर नया कैंडिडेट आता है, तो वो बात की सूरत हाल है, उसके बाद देखा जाता है। ठीक है, बहरहाल अब ये सिचुएशन कहाँ को लीड करेगी, अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आज इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का हमला करने की कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया एक बहादुर पुलिस ऑफिसर ने। ब्रेक के बाद से बात करेंगे कि क्या मुल्क में इस वक्त जो दहशतगर्दी है वो एक बार फिर से सर उठाती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में खुदकुश हमले की कोशिश की गई और इस हमले को पुलिस एहलकारों ने नाकाम बनाया है। और इस हादसे के अंदर, इस खुदकुश धमाके के अंदर हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद भी हुए। कौम उनको उनकी इस बहादुरी पर सलाम पेश करती है और 6 अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी भी हुए जिनको पिम्स अस्पताल फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया गया। नईम साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ जहाँ पर मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, वहीं पर एक बार फिर से इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हम देख रहे हैं एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठाती दिखाई दे रही है। सर, ये इस वक्त क्या हो रहा है? मारिया, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। देखें, जब किसी भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सद तक ख़राब होगी, तो फिर बैरूनी ताकतें अपने एलिमेंट्स, अपने जो उनके स्लीपिंग सेल्स होते हैं उनको मुतहर्रिक करती है और उस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसे इक़दाम करती हैं। और एक बार फिर ये नज़र आया, जिस तरह कि ये बन्नू का वाक़या है आपके सामने, उसके बाद एक थाने पे सरहद में KPK में हमला हुआ, और इसके अलावा चमन में जिस तरह अफगान फोर्सेस ने खुलेआम फायरिंग करके पाकिस्तानी शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया। इसी तरह आज एक बहुत बड़ा वाक़या होने जा रहा था और इस्लामाबाद पुलिस ने बिलाशुबा उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि उनके अफसरों और एहलकारों ने जिस तरह इस खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। खुदा न खास्ता अगर वो किसी सरकारी बिल्डिंग में या किसी चर्च में या किसी और ऐसे अहम टारगेट की तरफ जा पहुंचता तो उसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा था। और अल्लाह ताला ने ये कर्म किया और इस्लामाबाद पुलिस ने आज अभी जो है कुछ देर पहले कैपिटल में दफ़ा 140 का नफाज भी कर दिया। वैसे तो मुल्क भर में रेड अलर्ट है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरी जो मालूमात हैं, परसों जो है एक रोज़ पहले
DI खान के लिए एक अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि TTP के कुछ दहशतगर्द हैं जिनकी तादाद 12 से 13 हैं, वो DI खान के अंदर किसी सरकारी इमारत या अस्पताल या किसी रश वाली जगह पे कोई धमाका करके शहरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमेशा से ये होता है कि वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि दिखाया कुछ और जाए और ब्लास्ट नहीं और किया जाए। मुझे ये लगता है क्योंकि मेरी भी कोई मालूमात तो हैं ही हैं, लेकिन ये लगता है कि देखिए 25 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जी, ठीक। और आपके मुल्क में ज़रा गौर कीजिएगा कि मुझे लगता है ये है कि ये जो दहशतगर्द था इसने किसी चर्च में किसी ऐसी जगह पर जाना था जिससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो मजीद खराब डिस्ट्रॉय करना था। आप देखिए इस वक्त और हमारे दीन को नुकसान पहुंचाना था, इस्लाम को, कि ये टेररिस्ट हैं। मुल्क के हालात हमारे वैसे भी माशी तौर पर बड़े अबतर हैं और आपको पता है कि सवात में किस तरह वहाँ पर तालिबानाइजेशन होती जा रही है। KPK के अंदर आप देखिए कि वज़रा को, CM को जो है वो पर्चियाँ दी जा रही हैं भत्ते की। लगता यह था कि ये कोई बिल्कुल इसमें बैरूनी अंसर को आप खारिज इम्कान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये किसी खुदा न खास्ता चर्च पर चला जाता, वहाँ पर ब्लास्ट करता, तो आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज जाना था, पाकिस्तान की बदनामी होनी थी। पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये सोचना और समझना होगा कि अगर आप इतने नाजुक मरहले में भी खुद को अपने जो सियासी इश्यूज हैं हल नहीं करते, अदालतों में जाते हैं, जो दहशतगर्दी की आफियत है वो बढ़ती चली जा रही है, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, हमारे इदारों को ये सोचना होगा कि हमें अब इस दहशतगर्दी से निमटना होगा और अब जो हालात पैदा होते जा रहे हैं उनको भी फोर्स ही करना होगा कि जो हमारी दुश्मन इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है वो दोबारा खुदा न खास्ता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब ये स्टॉप की गई थी उनका आप क्या समझते हैं नईम साहब, उसका क्या ये रिजल्ट निकला? जी, मैं क्या कहा आपने मारिया? पीस टॉक की गई थी, कहा गया था कि इस तमाम सिचुएशन को जो है मिल बैठ कर एक सोल्यूशन निकाल कर डायलॉग की तरफ जाकर से और प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाएगा, उसका ये रिजल्ट निकला। बिल्कुल ऐसे ही है मारिया। ये देखें, आप देख लें, TTP ने आज इस धमाके का एतराफ़ भी कर लिया कि ये धमाका हमने किया है और मुज़ाकरात भी जारी थे, मुज़ाकरात हुए भी। और जिस तरह के ये बनू में आपको पता है कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म सेल को पूरा जरगमाल बना के सेफ एग्जिट के लिए हेलीकॉप्टर में मांग रहे थे दहशतगर्द, और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस अंदाज में SSGs ने ऑपरेशन करके उन तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया और कुछ को ज़िंदा ज़ख्मी हालत में पकड़ा है उन्होंने। तो बात ये कि इसमें मारिया अहम बात ये है कि हमेशा से पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए आलमी जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, बेसिकली तो उन्हें हमेशा से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो चुपता है और उसको नुकसान पहुँचाने के लिए तमाम तरह साजिशें जारी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो घेरा तंग किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो चाहे इक़्तिसादी हो, माशियत के हवाले से हो, ये सारे एलिमेंट्स, सारे जो है ना तीरों का रुख पाकिस्तान में इसीलिए किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबल करके हम न्यूक्लियर पर आकर बात करें ताकि इसको नईम साहब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ आज हमें आदिल हुसैन हेड कांस्टेबल को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में बड़ी तबाही को उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर पेश किया। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, उन्हें इस तरह के शोहदा की फैमिली को टेक केयर करना चाहिए भरपूर तरीके। देखिए, दौलत पैसा तो नेमुल बदल नहीं हो सकता, उनके बच्चों का ख्याल करना चाहिए, जो हमारी हुकूमत होती है ये उसका फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, पुलिस है, फ़ौज है, जो वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, हमें उन्हें भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनके अज़्म का अगर अदा करेंगे, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, फोर्सेस हैं, पुलिस के इदारे हैं, लाइन फोर्स, वो अपने जानों के नजराने पेश कर, और हमारे बच्चे जो हैं अपने खून से इस मुल्क की हिफाजत किए हुए हैं और वो सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। बिल्कुल, तमाम जो भी फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद, खासकर आज अगर हेड कांस्टेबल आदिल हुसैन साहब की बात करें, उन्होंने अपना जान का नजराना पेश किया, तो क़ौम, पब्लिक न्यूज़ और ये प्रोग्राम उनको सलाम पेश करती है। वक्त ख़त्म हो चुका है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।